हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किशोरी अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूँ रितिका। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। इसके हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट किए हुए थे, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज थर्ड और लास्ट पार्ट है। आज ये खत्म हो जाएगी, हमारा फर्स्ट चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो रह गई थी, आज इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप भी चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटर्स। स्टूडेंट, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। जैसे मैं किसी पर्सन को क्रेडिट पे सामान देती हूँ, ठीक है, हम किसी को उधार पे सामान बेच रहे हैं, तो उस पर्सन से हमें जो पैसे लेने बनते हैं, वो पर्सन हमारे लिए क्या होते हैं? हमारी बुक्स में क्या लिखे जाते हैं? डेटर्स लिखे जाते हैं कि मैंने इस पार्टी को क्रेडिट पे सामान दिया है, तो इससे हमारा पैसा लेना बनता है। तो वो पार्टीज जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स। करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होती है वो पार्टीज जिनको हमें पैसे पे करने होते हैं। मान लो हमने किसी से क्रेडिट पे सामान लिया है, तो हमें भी तो उसके पैसे पे करने हैं। मैंने आज सामान ले लिया है, तो मैंने उससे टाइम लिमिट ली है कि हाँ मैं मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर आपके पैसे वापस पे कर दूंगी, तो मुझे पे तो करने ही है ना। तो उसे हम अपने बुक्स में क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स लिखते हैं कि ये पार्टी जो है, हमने इससे सामान परचेज किया है और हमें इसको पैसे पे करने हैं। राइट। नेक्स्ट टर्म है बिल्स रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं? इसमें भी क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी को सामान बेचते हैं, ठीक है, तो हमें उससे पैसा लेना है। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने किसी पर्सन को सामान बेचा, जैसे ये मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी को सामान बेचा, ठीक है, ये मिस्टर बी है, इसको सामान बेचा। अब ये कोई अननोन पार्टी है, तो मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूं कि ये मुझे पैसे वापस देगी, मैं क्रेडिट पे सामान दूं या ना दूं? तो हम क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। मिस्टर ए क्या करेगा, एक बिल बनाता है, ठीक है, जिसपे डेट और कितना सामान बेचा है और किस डेट तक वो पैसे दे देगा। जैसे कि सपोज मैंने उसको बोला कि 2 मंथ के अंदर आप पैसे पे कर देना, तो वो टाइम लिमिट, वो डेट और वो अमाउंट उसने उस बिल में मेंशन की होती है। तो वो पार्टी बी को कहता है कि आप इसको साइन कर दो, आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो उसको एक बिल बनाकर दे देगा कि हाँ भैया आपके इतने पैसे बनते हैं, 2 मंथ्स के बाद आपने ये पैसे मुझे इस डेट को वापस पे करने हैं। ये होते हैं बिल्स रिसीवेबल। यानी कि हमने पार्टी बी को एक बिल बना के दे दिया है कि हम आपको सामान दे रहे हैं क्रेडिट पे, और ये पैसे आपने 2 मंथ्स के अंदर हमें वापस पे करने हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? बिल्स रिसीवेबल मतलब एक बिल बन गया है कि हमने ये बिल रिसीव करना है, वो पार्टी बी को हमने बना करके दे दिया और पार्टी बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। सेम वैसे ही होता है बिल्स पेएबल। ठीक है, जैसे कि पार्टी बी के लिए क्या हो गया, पार्टी ए ने क्या करना है, रिसीव करना है ना, इसके लिए क्या है, ये बिल रिसीवेबल है। तो पार्टी बी के लिए क्या बन गया, ये बिल्स पेएबल। ठीक है, अगर ए पार्टी इसको क्रेडिट पे दे रही है, ठीक है, तो हमारी फर्म के लिए क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल, यानी कि हमें ये पैसे लेने हैं। हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है और ये पैसा हमें लेना है, हमारे लिए क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल। पार्टी बी के लिए यही क्या है, बिल्स पेएबल। राइट। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाती हैं जो पैसे हमारी फर्म ने रिसीव करने हैं, उसमें डेटर्स भी आ जाते हैं और उसमें हमारे बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में होते हैं जो पैसे हमने पार्टी से रिसीव करने हैं, इसमें हमारे डेटर्स भी आ जाते हैं प्लस बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रेड पेएबल, यानी कि हमारी फर्म ने जो पैसे पे करने हैं, बाहर वालों के देने हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स, जैसे हमने बाहर क्रेडिटर्स के पैसे पे करने हैं, और वैसे ही आ जाते हैं हमारे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब अगर हम किसी पार्टी से क्रेडिट पे ले रहे हैं, अभी बताया, अभी पार्टी बी जैसे बनी, हम अगर किसी पार्टी से क्रेडिट पे सामान ले रहे हैं, वो भी हमें क्या करेगा, एक बिल बनाकर देगा। वो बिल हमारे लिए क्या होगा, बिल पेएबल होगा, कि ये पैसे हमें उसको 2 मंथ के अंदर पे करने हैं। हमने बिल एक्सेप्ट किया, ये पेमेंट हमें उसको करनी है। राइट। तो ये हो गए हमारे ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल दोनों आ जाते हैं। फिर है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट बनाने पे कॉस्ट आती है, जो सामान हम सेल कर रहे हैं उसको बनाने पर जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। उसके बाद है वोचर।
वोचर वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम ट्रांजैक्शन बनाने से पहले प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट क्या होता है? छूट। जब हम किसी को छूट देते हैं, मतलब कुछ पैसों पे छूट देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट देना, राइट। अब क्या होता है, डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट होता है जो सेलर बायर को देता है अपनी सेल्स की प्रमोशन के लिए। जैसे कि मान लो एक ये सपोज ये मार्कर ही है, मैं ये मार्कर 20 रुपीज़ का मार्केट में, तो सेलर क्या करता है, इसकी कॉस्ट 18 रुपीज़ रख देता है, अपनी जो प्राइस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो देता है इसके ऊपर MRP पे, जो उसकी कैटलॉग प्राइस लिस्ट होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। वो क्या करेगा कि 20 का पेन जो है ये 18 में देगा, ये कहकर कि उसकी सेल्स जो है वो बढ़े, इसके जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये रिकॉर्ड नहीं होते। फिर आती है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है ये होती है इमीडिएटली पेमेंट पे। मान लो कोई पार्टी हमसे सामान लेके जा रही है और उसने हमसे 10,000 का या 50,000 का, मतलब एक बल्क में सामान खरीदा है, सपोज 10,000 का उसने हमसे सामान खरीदा, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पे करूंगा, तो हम उसको क्या कहते हैं कि 2 मंथ्स के बाद पे करना है, इससे अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, आप ना मुझे इसके बदले ना 9,000 दे दो, मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट दे देती हूँ, आप इसका इमीडिएटली पेमेंट कर दो, ठीक है। वो जो इमीडिएट पेमेंट के ऊपर हम उसको डिस्काउंट देते हैं कि आप अभी हमें कैश दे दो और उसके ऊपर हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। वो जो डिस्काउंट हम उसको देते हैं वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता हमारे अकाउंटिंग की बुक्स में। उसके बाद आते हैं प्रोप्राइटर। स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का ऑनर, मालिक, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। जो बिजनेस का ऑनर है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म बैड डेट्स। स्टूडेंट्स, बैड डेट्स क्या होता है? हमारा जो पैसा डूब जाता है ना, जैसे किसी पार्टी से हमने पैसे लेने थे और किसी वजह से वो पैसे हमें नहीं मिलते हैं। मान लो किसी पार्टी को हमने क्रेडिट पे सामान दिया था, उसका हमारा उधार चल रहा था, बट किसी वजह से वो पार्टी हमें पैसे नहीं दे पाती है। मान लो वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब वो ख़त्म हो गई, उसका मतलब नहीं रहा, बिजनेस ठप हो गया, तो उस केस में या किसी और रीज़न की वजह से जब वो पैसे हमें पे नहीं कर पाती और हमें पता है कि ये पैसा हमारा मर गया, अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा बिजनेस में, उसको हम क्या लिखते हैं अपने बुक्स में? बैड डेट्स लिखते हैं, क्लियर। उसके बाद आ जाता है इंसॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट क्या होता है? जब फर्म खत्म हो जाती है, जब फर्म मर जाती है, मान लो फर्म की जो एसेट्स है उनकी वैल्यू कम रह जाती है लाइबिलिटीज से, तब हम कहते हैं कि फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि वो अपने डेट्स चुकाने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इंसॉल्वेंट मतलब जब पार्टी का दिवालिया निकल जाता है, हम कहते हैं बैंकरप्ट होगी, अब उसके पास पैसे नहीं है आगे बिजनेस चलाने के लिए, उसके एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है और लाइबिलिटीज उसकी बढ़ गई हैं, उस केस में कहते हैं कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, राइट। एंट्री क्या होती है? जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, उस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंट्री करना, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन हुई, मैंने गुड्स खरीदे, हमने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया, गुड्स आया, कैश किया, ये जो ट्रांजैक्शन, इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में, उसको बोलते हैं एंट्री करना, क्लियर। आई होप ये जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स हमने पढ़ी ये आपको समझ में आई होंगी। हमने 3 पार्ट्स में की, मैंने 1 पार्ट में या 2 पार्ट में नहीं बनाई थी कि चलो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, आपको भी समझने में आसानी होगी, बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए भी ये स्टार्ट है। तो मेरी कोशिश है कि हम आगे जब टॉपिक्स करेंगे उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में करी थी, ज़्यादा बड़ा नहीं करी थी वीडियोज़ को। तो आज हमारा ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हुआ, हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी आज कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो इन टर्म्स में, या जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस या लिमिटेशंस, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, अगर वहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।